A very good morning to you all. In today's topic, we will be studying about enzyme inhibition, where we have competitive, non-competitive, uncompetitive inhibition, feedback, and allosteric regulation of enzymes. This topic is very important from exam point of view, be it your subjective exam where they will ask you the direct questions about what is enzyme inhibition and what are its different types, and then you have a lot of questions in different type of entrance exams regarding these type of inhibitions, where you have comparative graphs between presence and absence of an inhibitor. They may ask you graph about competitive inhibitor, non-competitive and uncompetitive inhibitor. So we will study all these things in detail today. Let's see what we mean when we talk about competitive inhibition. The very first portion is the competitive inhibition, that is a type, but before going into the details, first we would like to discuss inhibition of enzyme activity. What actually is meant by inhibition of enzyme activity or enzyme inhibition? So, any substance that can diminish the velocity of an enzyme catalyzed reaction is called an inhibitor. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपके एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को कम कर देता है, दैट इज नोन एज इनहिबिटर. आपको पता है कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहता है, एक वेलोसिटी होती है वी मैक्स बाय टू पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है दैट इज Km. ये सब हमने पढ़ा था. तो उस वेलोसिटी को डिमिनिश करने वाला सब्सटेंस है इनहिबिटर. रिवर्सिबल इनहिबिटर हो सकता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो सकता है. देयर आर टू टाइप ऑफ इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम्स थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है उसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगी. इनहिबिटर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की पोजीशन की तरह काम करता है. कहने का मतलब क्या है कि इनहिबिटर की जो शेप एंड साइज है वो अपनी शेप और साइज को सबस्ट्रेट जैसा रखता है ताकि एंजाइम के साथ बाइंड कर सके, और जो रिएक्शन एंजाइम को कराना है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, वो रिएक्शन इनहिबिटर आके करा सके, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है. इस चीज को बेटर हम कब समझेंगे जब इसके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे. बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैंने क्या बताया कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम्स थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी क्योंकि रिवर्सिबल है, उसके इफेक्ट को रिवर्स करा जा सकता है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड नहीं करेगा. Dilution of the enzyme inhibitor complex results in dissociation of reversibly bound inhibitor and recovery of enzyme activity. Yeah, that's what I told कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि उनको रिवर्स रिएक्शन शो करनी है ताकि जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बने, जब उसका डाइल्यूशन हो तो उसकी डिसोशिएशन, उसके टूटने की वजह से जो रिवर्सिबली बाउंड इनहिबिटर है वो डिसोशिएट हो जाए और एंजाइम दोबारा एंजाइम की एक्टिविटी रिकवर हो जाए. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर इरिवर्सिबल इनहिबिशन काम करेगा तो आप एंजाइम की एक्टिविटी को रीगेन नहीं कर सकते एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के डाइल्यूशन के बाद. Some irreversible inhibitors act by forming covalent bonds with specific group of enzymes. कुछ irreversible inhibitor कैसे काम करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना के किसके साथ? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, neurotoxic effects of certain insecticides are due to their irreversible binding at catalytic site of enzyme acetylcholine esterase. जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो एक तरीके से इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम करते हैं. दिस इज द रीजन कि उनका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है at the catalytic site of enzyme acetylcholine esterase. Acetylcholine esterase कहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है कुछ इंसेक्टिसाइड्स का ब्रेन पे. क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है.
उसमें जो रिएक्शन हो गई, वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए उसका सीवियर इफेक्ट आ जाएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। दिस इज वन एग्जांपल। देन two most commonly encountered types of inhibition are competitive and non-competitive। दो मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड टाइप्स कौन से हैं इनहिबिशन के? competitive and non-competitive। अब देखते हैं हम कि क्या है competitive। Competitive inhibition of succinate with malonate, this is a very common example even given in your NCERT book। competitive inhibition succinate का malonate से, जो कि malonic acid होता है, वो एक competitive inhibitor होता है। सक्सिनिक एसिड एक सबस्ट्रेट है जो सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ काम कर रहा है। तो इस सक्सिनेट की कंपिटिटिव इनहिबिशन कर देता है मेलोनिक एसिड। कैसे? सी द डायग्राम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आपके पास स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है एंजाइम का, इसके साथ काम कर रहा था सक्सिनिक एसिड जो कि सबस्ट्रेट था हमारा। यहाँ पे ये ऊपर जो है एक अम्ब्रेला शेप्ड मेलोनिक एसिड आ गया जो कि कंपिटिटिव इनहिबिटर है, और इसने क्या करा, इस रिएक्शन को इनहिबिट करके ये नई रिएक्शन कर दी जहां पे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को इस इनहिबिटर ने ब्लॉक कर लिया। होना तो ये चाहिए था लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से कि ये और ये जो सक्सिनिक एसिड और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है ये दोनों मिले हुए होते लॉक एंड की तरह, ठीक है। लेकिन हो क्या गया, मेलोनिक एसिड आया जो कि कंपिटिटिव इनहिबिटर था, आके ये चिपक गया एंजाइम के साइड से। सक्सिनिक एसिड को इसने बोला कि आप तो इनहिबिटेड हो, आपको नहीं करने दूंगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसी जैसा था दिख रहा था ये, तो आके इसने बाइंड कर लिया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से। एंजाइम भी समझ नहीं पाया कि सबस्ट्रेट आया है कि इनहिबिटर आया है, क्योंकि शेप और साइज को उसने सबस्ट्रेट जैसा कर लिया, तो वो आके इससे लग गया और सबस्ट्रेट अनयूज्ड बच गया, और इस तरह की इनहिबिशन हो गई। मेलोनेट का, सक्सिनेट का ऊपर मैंने आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया है, नीचे जो हमें बायोलॉजिकली चाहिए वो मैंने डायग्राम आपको दिखाया है। हो क्या रहा है, ऊपर देखिए द वेरी फर्स्ट डायग्राम। सबस्ट्रेट आपके पास है, एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट जाके लगेगा तो प्रोडक्ट्स निकलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, सबस्ट्रेट की जगह कंपिटिटिव इनहिबिटर आ रहा है और वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से अटैच हो जा रहा है। So, what is competitive inhibition? This type of inhibition occurs when the inhibitor binds irreversibly to the same site that the substrate would normally occupy and therefore competes with the substrate for that site। ऐसा इनहिबिशन तब होता है जब इनहिबिटर उसी साइट से रिवर्सिबली बाइंड कर जाए जो सबस्ट्रेट को नॉर्मली ऑक्यूपाई करनी थी। सबस्ट्रेट की जगह रिवर्सिबल बाइंडिंग कर ली इनहिबिटर ने, करना तो था उस साइट को ऑक्यूपाई सबस्ट्रेट ने, लेकिन कर किसने लिया? इनहिबिटर ने। तो कब होती है इस तरह की इनहिबिशन? जब एक्टिव साइट जिसको सबस्ट्रेट ने ब्लॉक करना था उसको आके इनहिबिटर ने ब्लॉक कर लिया, उसी सेम एक्टिव साइट को जहां सबस्ट्रेट को बाइंड होना था, एंड इसीलिए वो सबस्ट्रेट से कंपीट करता है उस साइट के लिए। फाइन। तो Vmax पे क्या इफेक्ट आएगा इस टाइप के इनहिबिशन का? The effect of a competitive inhibitor is reversed by increasing substrate concentration। आपको मैंने बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसीलिए इस तरह का अगर इफेक्ट हो जाता है तो अगर आप अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, बहुत सफिशिएंटली हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कर दोगे, तो आप इस इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो। जो रिएक्शन वेलोसिटी है दैट रीचेस द Vmax ऑब्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। ऐसा करने से क्या होगा, इनहिबिटर की एब्सेंस में जो रिएक्शन वेलोसिटी थी उस रिएक्शन वेलोसिटी के पास आप पहुंच सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपिटिटिव इनहिबिशन में आपके Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं आता, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम ड्यूरिंग कंपिटिटिव इनहिबिशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Vmax पे क्या होता है जब कंपिटिटिव इनहिबिटर का केस आ जाए, तो आपको याद रखना है, मैंने जो बताया इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रखना है
दिस इज द रीजन कि क्योंकि आप इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सफिशिएंटली हाई करके, और उस वजह से वही वेलोसिटी आ जाएगी जो एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर में होनी चाहिए। तो इसीलिए वी मैक्स इसमें चेंज नहीं होता, वी मैक्स रिमेन्स द सेम। लेकिन दूसरी तरफ जो केएम है, केएम उसमें इंक्रीज हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर इनहिबिटर की प्रेजेंस होगी तो आपको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिएगा वेलोसिटी को 1/2 वी मैक्स पहुंचाने में। समझ रहे हैं? रिएक्शन वेलोसिटी रही तो सेम, लेकिन कब सेम रही? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। क्योंकि आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सफिशिएंटली हाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में आपको ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ी हाफ ऑफ वी मैक्स पे पहुंचने के लिए। और हमने क्या पढ़ा था कि Km वैल्यू क्या होती है? जब रिएक्शन वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्स होती है, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए आपको सबस्ट्रेट की जरूरत ज्यादा पड़ी इस केस में, तो इसीलिए आपका Km भी बढ़ गया। Km इंक्रीज हो जाएगा, वी मैक्स सेम रहेगी। एग्जाम्पल क्या है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का? एक तो जो मैंने आपको बताया, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट, and the second example is sulfa drugs for folic acid synthesis in bacteria. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के टाइम पे बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं, दैट आर सल्फा ड्रग्स, ताकि फोलिक एसिड सिंथेसिस हो सके बैक्टीरिया में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ यू हैव नॉन कॉम्पिटिटिव वन। नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होगा? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट डिफरेंट डिफरेंट साइट पे जाके अटैच होंगे। जो साइट एक्टिव साइट है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की, वो सेम साइट नॉन कॉम्पिटिटिव केस में नहीं होगी, किसी और ही साइट पे जाके इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। तो या तो वो फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा, या तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ऑलरेडी बना हुआ है उससे जाके बाइंड कर जाएगा, और उस वजह से जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होनी थी वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उसको ये प्रिवेंट कर देगा। तो वी मैक्स पे इसमें क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से आप इस इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कम रह जाएगी। उसके ऊपर इफेक्ट ये आया कि वी मैक्स आपकी कम हो गई, क्योंकि नॉर्मल जो रिएक्शन होनी थी सबस्ट्रेट के साथ वो तो हो नहीं पाई, इनहिबिटर के साथ रिएक्शन हुई, तो इसीलिए वी मैक्स ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो Km है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वो जो बाइंडिंग है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है, उससे वो इंटरफेयर कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी साइट तो अलग है। या तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे आके अटैच करेगा, या तो फ्री एंजाइम से अटैच करेगा। और जब ऐसा करेगा तो जो नॉर्मल आपकी रिएक्शन होनी थी वो हुई, लेकिन इनहिबिट हुई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल बाइंडिंग हुई आपकी सबस्ट्रेट और एंजाइम की, उसके साथ उसने इंटरफेयर नहीं करा, वो किसी और ही एक्टिव साइट पे जाके अटैच हुआ है। और जब उसको उसके इफेक्ट ही नहीं करा, इंटरफेयर ही नहीं करा, तो Km सेम रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? साइनाइड किल्स एन एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइनाइड जहर होता है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। साइनाइड अगर आप ले लें, आप नहीं ले लें, कहने का मतलब है कोई अगर साइनाइड खा ले, गलती से खा ले, किसी को दे दिया जाए, सो इट इज अ पॉइजन दैट किल्स यू। साइनाइड will kill an animal by inhibiting cytochrome oxidase. cytochrome oxidase enzyme जो है that is working in your body, उसको inhibit करके साइनाइड अपना काम करता है, एंड इस वजह से its consumption lead to a death because it's a poison. अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें से यूजुअली थोड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट टू अंडरस्टैंड थिंग्स हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और आपके पास इनहिबिटर है। जो इनहिबिटर है वो या तो इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, या फिर एक्टिव साइट से अदर कोई साइट होगी तो वहां बाइंड करेगा। और इस केस में आपकी Vmax और Km दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस भी होगी एक्टिव साइट के साथ, मतलब जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की नॉर्मल साइट थी उसके साथ भी इंटरफेयर होगा, और अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स बना लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो हो सकता है उस पर भी जाके ऐड हो जाए। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड Km वैल्यू दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। तो
इसमें जो आपकी नई इक्वेशन बनेगी वो किस तरह बनेगी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का रिएक्शन बन के एंजाइम सबस्ट्रेट, उससे E प्लस P बना, लेकिन अगर वहीं इनहिबिटर आ गया तो समझ लो कि उसके लिए जो Km वैल्यू है वो कोई अलग ही थी, दैट इज Ki डैश। तो वहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वेलोसिटी का रिएक्शन आ जाएगा Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस अल्फा डैश सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। अल्फा डैश इज एन एक्स्ट्रा वैल्यू जो यहाँ पे क्या होगी 1 प्लस इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ki डैश। रिएक्शन को अगर सॉल्व करेंगे, दिस डज नॉट नीड टू बी सॉल्व, आपको 12th लेवल तक इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये कैसे आई है। देन यू हैव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन से आप क्या समझेंगे? कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी, पर्टिकुलरली दोज विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ चेन रिएक्शन, कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी स्पेसिफिकली ऐसे एंजाइम जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे में चेन ऑफ रिएक्शंस का पार्ट हैं, उनकी एक्टिविटी इंटरनली रेगुलेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को आगे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है अबाउट वेरियस एंजाइम्स, वहां पे हम मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे। तो उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली उनकी एक्टिविटी इंटरनली रेगुलेट होती है, तो वहां पे आता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का रोल। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट होते हैं एंड फर्दर वो उस चेन ऑफ रिएक्शन में इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। सच अ मॉड्यूलेटर सब्सटेंस, ऐसा जो मॉड्यूलेटर सब्सटेंस होता है वो एंजाइम की किसी स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर जाता है एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। जो उसके सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट है उससे किसी अदर साइट पे जाके ऐसा मॉड्यूलेटर सब्सटेंस बाइंड कर जाता है और इस बाइंडिंग की वजह से एंजाइम का एक्शन या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। इसी तरह के एंजाइम्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज which changes glucose to glucose 6 phosphate in glycolysis। ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में आप बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़ेंगे, दैट इज हेक्सोकाइनेज। वो जो एंजाइम है वो फर्स्ट स्टेप होती है जब ग्लाइकोलिसिस की, उस फर्स्ट स्टेप पे ही काम करता है। व्हेन यू हैव ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, उसका वेरी फर्स्ट स्टेप इज चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी के यूज से एडीपी रिलीज होता है। when we will study plant physiology and glycolysis reaction तो आपको समझ में आएगा। वहां there is an enzyme hexokinase। ये जो हेक्सोकाइनेज है ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल है। then you have feedback inhibition। this is a type of allosteric inhibition only कि जब एलोस्टेरिक इफेक्ट प्रोडक्ट का आता है उसकी वजह से अगर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो उसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वही एग्जाम्पल है। एंड एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज एक्टिवेटेड बाय एटीपी इनहेरिटेड बाय एटीपी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में काम करता है and it converts fructose 6 phosphate into fructose 1,6 biphosphate। ये वहां पे मैं आपको समझाऊंगी दोबारा जब हम प्लांट फिजियोलॉजी का ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन करेंगे। तो उसका जो एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, तो ये एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन का, और दूसरा एग्जांपल है थ्रियोनिन डीएमिनेज बाय आइसोल्यूसिन। थ्रियोनिन डीएमिनेज की इनहिबिशन ड्यू टू आइसोल्यूसिन। जो अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन है वो बैक्टीरियल एस्केरिशिया कोलाई में बनता है, जो कि एक 5 स्टेप रिएक्शन होता है, थ्रियोनिन से बनता है। अगर आइसोल्यूसिन एक्यूमुलेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ना, बेसिकली इसमें क्या काम होता है कि एक स्टेप ऑफ रिएक्शन चलती रहती है। मान लो ए है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। For example, let me tell you
मान लो कि आपके पास ए है कुछ, इससे आपके पास बन रहा है बी, बी से आपके पास बन रहा है सी, और सी से आपके पास बन रहा है डी। ठीक है, ये कोई चेन ऑफ रिएक्शन है। मैंने किसके बारे में बात करा व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट एलोस्टेरिक रेगुलेशन और फीडबैक इनहिबिशन? तो मैंने आपको ये बताया कि जो यूजुअली मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जहां पे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि चेन ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम्स पे काम करता है फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो कुछ ए आपके पास है जिसने बी बनाया, ए सबस्ट्रेट से बी प्रोडक्ट बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ऐसे चल रही है कोई चेन ऑफ रिएक्शन, और आपका ये जो डी था ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद व्हाट हैपेंड इज what happened here is कि ये बहुत सारे डी एक्यूमुलेट हो गए, और इन्होंने कहां जाके इफेक्ट डाला, इस ए और बी के बीच में जो एरो है यहां जाके इफेक्ट क्यों डाला? क्योंकि यहां पे काम कर रहे हैं आपके एंजाइम्स E1, E2, E3। ये एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो इस पूरी रिएक्शन को करवा रहे थे। तो अब समझो मैंने ये बात आपको क्यों बताई कि फीडबैक इनहिबिशन कैसे होती है। ये बहुत सारा सबस्ट्रेट है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। जो डी है ये आपका एक डी क्या है? डी है आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल। डी आपका एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है। मतलब ये एक फाइनल प्रोडक्ट रहा होगा कोई जिसने इफेक्ट डाला है, इसकी वजह से फीडबैक इनहिबिशन हुई है। ये जो डी था इसकी एक्सेस हो गई, इसकी एक्सेस होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो स्टेप थी आपकी जहां पे एंजाइम 1 ने रेगुलेट किया था रिएक्शन को, इस स्टेप के ऊपर इफेक्ट आ गया और इस वजह से हो गई फीडबैक इनहिबिशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी एलोस्टेरिक साइट है जहां वो पाथवे के एंड प्रोडक्ट पे जाके बाइंड कर जाती है। एंड प्रोडक्ट कौन था? डी था। तो उस वजह से क्या होता है, जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से वो फर्दर एंजाइमेटिक रिएक्शन को कर ही नहीं पाता। अगर ये डी इफेक्टर मॉलिक्यूल था, इसने जाके इफेक्ट कर दिया आपके एंजाइम 1 पे, मेरे को ये चाहिए था कि ये जो बी प्रोडक्ट बन रहा है ना फर्दर रिएक्शन में ना बने, नहीं बना तो उसने जाके क्या करा, सबसे ऊपर वाला जो एंजाइम था उसके ऊपर इफेक्ट कर दिया। पूरी एक रिएक्शन हुई, उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट था उसकी एक्सेस हो गई, उसकी एक्सेस होने के बाद उसने एंजाइम 1 पे जाके काम कर दिया और उसके बाद जो फर्दर प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाए। आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही आपकी रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये जो पर्टिकुलर चेन ऑफ स्टेप जो मैंने अभी आपको दैट आई हैव टॉट यू ऑन व्हाइट बोर्ड, दिस इज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है पूरी रिएक्शन का, वही जाके उस रिएक्शन को फीडबैक दे रहा है कि आपको रिएक्शन को स्टॉप करना है क्योंकि कहीं पे कुछ पोर्शन एक्सेस हो गया है। तो उसी ने, जो प्रोडक्ट आपका रिएक्शन से एक बार बना था, उसी ने जाके पूरी रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। जहां से भी उसको स्टॉप करना है, ऐसा नहीं है वो E1 पे ही काम कर रहा है, हो सकता है वो E2 पे भी काम करता।
तो जहां से भी स्टॉप करना है उसने जाके उस पर इफेक्ट डाल दिया. दिस इज फीडबैक इनहिबिशन. सो नाउ हम कहाँ थे? ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए फीडबैक इनहिबिशन वाले. अब ये है लाइन वीवर बर्क प्लॉट, जिसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट आपको बनाना है किससे? नॉर्मल जो आपकी आइडियल इक्वेशन है और उससे जो ग्राफ आता है हाइपरबॉलिक सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बीच में, उसको इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. यहां देखो, इनहिबिटर वाली सारी वो लाइंस हैं जब प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है. फर्स्ट ग्राफ में कंपिटिटिव इनहिबिटर, सेकंड में अनकंपिटिटिव और थर्ड में नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है. रेड लाइंस वो वाली लाइंस है जहां पे इनहिबिटर प्रेजेंट है, ब्लू लाइन वो है जहां पे इनहिबिटर नहीं है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन हो रही है. तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे चेंजेस हुए थे, मतलब कंपिटिटिव में क्या हुआ था, जो Km वैल्यू थी वो आपकी चेंज हुई थी लेकिन वेलोसिटी Vmax सेम रही थी. जो आपका अनकम्पिटिटिव था उसमें Vmax और Km दोनों डिक्रीज हुई थी. जो आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर था वहां पे आपकी Vmax में चेंज आया था लेकिन आपकी जो Km वैल्यू थी वो सेम रही थी. तो उसी के हिसाब से ये ग्राफ बन जाएंगे. आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे और आपको इस ग्राफ को देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट ग्राफ है वहां पे देखो, जो एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहां पे डिफरेंट लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स से शुरू हुई हैं लाइंस. इसका मतलब Km वैल्यू अलग अलग है लेकिन Vmax पे जाके y इंटरसेप्ट पे ग्राफ मीट कर रहा है, तो वेलोसिटी सेम रही. अनकम्पिटिटिव के केस में जैसा कि बताया Vmax कम हुई और Km भी कम हुई, लेकिन जो ये था नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वहां क्या हुआ, वेलोसिटी तो चेंज हो गई लेकिन Km वैल्यू सेम है. इसीलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमिलर पॉइंट से दोनों ग्राफ स्टार्ट हुए. ये वो ग्राफ है जो आपने किस केस में करना है, अगर आपको नॉर्मल आइडियल ग्राफ बनाना हो हाइपरबॉलिक रिलेशन वाला. ये ग्राफ मैंने बनाया है. सो इसको देख के आप नॉर्मल ग्राफ बना सकते हैं इफ स्टिल लाइन वीवर बर्क प्लॉट गिव्स यू कंफ्यूजन. बट अगर क्वेश्चन उससे आ गया तो आपको वो ग्राफ पता होना जरूरी है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, तो आप उसको कर सकते हैं. और ये ग्राफ है जब आपको विद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड विदाउट नॉन कम्पिटिटिव विद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड विद कम्पिटिटिव इनहिबिटर का कंपैरिजन दिखाना हो एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर में. तो द फर्स्ट ग्राफ इज फॉर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, द सेकंड ग्राफ ऑन राइट हैंड साइड इज फॉर कम्पिटिटिव इनहिबिशन. और उस केस में ग्राफ्स कैसे आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन Vmax और Km के साथ क्या होता है उस सिचुएशन में, ये ग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे. Then we have feature of the day, that is World No Tobacco Day today on 31st May 2021. Everyone should commit to quit tobacco. If there are people in your surrounding, if there are people in your family, you must make them aware about the side effects of tobacco, mouth cancers, lung cancers, and severe disease caused due to this, severe asthmatic problems, respiratory problems, and a huge damage to lung. Because smoking can power you off forever. हमेशा के लिए खत्म कर सकती है आपको स्मोकिंग. तो आप या आपके आसपास whoever is indulged in such activities should not go for these things. You must be aware about the side effects. एक तरफ आपको रिलीफ फील हो सकता है इन चीजों से, बट दैट इज अ लॉन्ग टाइम डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द थिंग्स. नॉन स्मोकर के लंग्स आई हैव शोन यू इन पिक्चर हाउ ब्यूटिफुल लंग्स आर दीज, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ स्मोकर लंग. सी, देख भी नहीं सकते हैं आप, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लंग्स ऑफ अ स्मोकर. All the blackish portions, there's a huge difference. So on World No Tobacco Day, this is a day for making people aware to commit to quit the tobacco. That is theme for 2021 World No Tobacco Day. And
We should make each and everyone aware about the side effects of smoking, and we should tell them to quit smoking. You must keep watching YouTube channel. Now Ishita's Botanic is also on Telegram, for from where there will be notes provided to you super soon, and you should keep watching, subscribing and sharing the channel. And in our very next video, we will be talking about ribozymes, zymosins and isozymes. So thank you so much. Happy learning.